नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, बंकर बस्टर बम गिराए। अब ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया है और पूरी की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है खामनेई ने अमेरिका की तबाही के। अमेरिका की तबाही की पूरी लिस्ट खामनेई ने तैयार की है। ईरान ने चुन चुन करके ट्रंप के किन किन ठिकानों को उड़ाने का प्लान बनाया है। इस कार्यक्रम में 20 मिनट के अंदर हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे और क्या होने जा रहा है दुनिया में। वो खौफनाक ये पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ ईरान इजराइल नहीं। हम आपको उस खाड़ी में ले चलेंगे, उस स्ट्रेट की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर पहला कदम उठाने जा रहा है ईरान। दरअसल खामेनेई इस वक्त सीधे किसी से बात नहीं कर रहे हैं और मैं वही रिपोर्ट लेके आया हूं जो खामेनेई ने अपने खास आदमी से कहा है। भाऊ को लाइए चर्चा में फटाफट। भाऊ को लाइए। भाऊ, स्वागत है आपका। खामनेई ने जो बातचीत की है वो अपने बड़े खास है उनके, उनका नाम है हुसैन शरीयत मदारी। हुसैन शरीयत मदारी, इनसे जो बातचीत हुई है उस हवाले से केहान अखबार है, उसके संपादक हैं। उन्होंने एक एक करके पूरी डिटेल में बताया है कि अब कौन कौन से जो है अड्डे अमेरिका के, ट्रंप के कौन कौन से अड्डे ईरान तबाह करने जा रहा है। आपसे मैं डिटेल में, पहले मैं उसके बाद नक्शे पर भी आएंगे, एक बार डिटेल में आपसे मैं सीधा पहले समझना चाह रहा हूं कि टारगेट पर कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से इलाके क्या क्या टारगेट पर। आशीष जी, उसके जी पहले जी। हाँ। मैं आज दर्शकों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हम पहले भी बहुत अपील कर चुके हैं और लगातार आप लोगों ने सहयोग भी किया एक अच्छी पत्रकारिता जिंदा रखने के लिए। और जिस हिसाब से भारत सरकार के नए नए कानून आ रहे हैं, उससे पता नहीं कल क्या होगा। इसके लिए हमने सहयोग मांगा है। न्यूज लॉन्चर का स्कैनर आ गया है, आपको नीचे स्कैनर हम्म। दिखेगा। जो सहयोग आप कर सकते हो करने का प्रयास कीजिए। ना भी करो तो भी हम आपके हैं और आप हमारे हैं। सच्ची खबरें, जो खबरें हैं, जो बिटवीन द लाइंस है, वो आपके सामने विश्लेषित करने का जो हमने प्रण लिया है, वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आपके आशीर्वाद के साथ साथ जितना आप शेयर करते हो, हमें सब्सक्राइब करते हो, उसके साथ साथ यदि थोड़ा सहयोग यदि कर पाए तो ये हमें लगता है कि एक हमारी इस मेहनत में आपकी थोड़ी सी मदद होगी। देखिए, अमेरिका के जितने बेसेस है मिडल ईस्ट में, हम्म। अमेरिका के 5 या 6 बेस है मिडल ईस्ट में, सबसे पहले हम्म। टारगेट पे वो होंगे। और अमेरिका इस बात को जानती थी, इसीलिए हमने बीच में एक वीडियो भी किया था जिसमें हमने बताए थे सैटेलाइट पिक्चर के हवाले से कि कैसे वहां पे जो 40 प्लेन रखे हुए थे उसकी जगह मात्र 3 प्लेन बचे हैं। अमेरिका को इसकी आशंका है। दूसरी बात, जो अमेरिका के फ्लीट्स है, जो बड़े बड़े पोत है, युद्ध पोत है, हम्म। जो मिडिल ईस्ट के लिए तैनात किए गए हैं, वो निशाने पे होंगे। ये जो अभी हमले हुए हैं, जो बंकर बम गिराए गए हैं, उसका लॉन्चिंग सबमरीन से हुआ था, हम्म। पनडुब्बी से हुआ था। तो वो पनडुब्बियां भी निशाने पे है। तो कुल मिलाकर अभी वर्तमान में अमेरिका के जितने बेसिस है वो हिट लिस्ट पे होंगे। अमेरिका के जहाज, जितने भी समुद्री जहाज जो खासकर युद्ध के लिए तैनात है, वो हिट लिस्ट पे होंगे। और फिर जहां जहां अमेरिका का इंटरेस्ट है वो भी हिट लिस्ट पे होगा। वर्तमान में ये सोचा जा रहा था कि अमेरिका ने क्लस्टर बम गिराए, अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने परमाणु हथियार, परमाणु जो भी षड्यंत्र थे सब डिस्ट्रॉय कर दिए। अब ना इजराइल के लिए ना अमेरिका के लिए कोई कारण बचा है कि जो ईरान के खिलाफ कुछ करे। लेकिन ईरान ने रिटेलिएशन में जो सुबह बौछार की है इजराइल की, उससे अमेरिका के लिए भी अब डिफिकल्टी हो गई है। अमेरिका पहले इसलिए हमला किया अमेरिका ने कि अमेरिका को लगा कि वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। देखिए, आक्रमण अमेरिका इसलिए किया कि अमेरिका के पास एक खुद के विश्व की सुरक्षा के लिए, वो जो बोल रहे हैं कि विश्व की सुरक्षा के लिए हमने ऐसा किया, क्योंकि आतंकियों के हाथ परमाणु शक्ति लग जाती, तो ये उन्होंने किया।
लेकिन जिस हिसाब से इजराइल पे आज बमबारी हुई है और उसका रिटेलिएशन यदि अमेरिका करता है तो फिर अमेरिका सीधा सीधा युद्ध में उतरता है। अभी अमेरिका ने सिर्फ इतना कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ डिस्ट्रॉय किए हैं, हमने और किसी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना सिविल एरिया को नुकसान पहुंचा ना कुछ पहुंचाया। हमने सिर्फ टारगेटेड हमारे परमाणु संयंत्र थे वो हमने नष्ट कर दिए, ये दावा अमेरिका ने किया। उसके बाद इजराइल ने ईरान और इजराइल इसका युद्ध जो समाप्त हो रहा था, ऐसा लग रहा था लोगों को, अब वो युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। जितना रिटेलिएशन ईरान ने किया, अब इजराइल भी रिटेलिएट करेगा और ये युद्ध एक अलग लेवल पे बड़े स्केल पे चला जाएगा। पहले ही ईरान ने कहा था कि हमने अपना 30% सैन्य शक्ति सिर्फ अभी उपयोग में लाई है, अभी हमारे पास 60 से 70% शक्ति जो है वो हमने संभल के रखी है। यदि वो मिसाइल जो आपने कल भी कहे थे, कल कैसे ऐसे मिसाइल दागे गए जिसकी कोई पूर्व सूचना या कोई जानकारी इजराइल के पास नहीं थी कि ईरान के पास ये हथियार है, और ऐसे कुछ हथियार ईरान अभी अपने तरकस से तीर निकालेगा और बोछार करेगा, तो ये युद्ध अब बड़े स्केल पे जा रहा है। और यदि ईरान अमेरिकी बेस पे हमला करता है तो फिर अमेरिका भी इस युद्ध में पूरी तरह से उतरेगा। अब देखना यह है कि ईरान अमेरिकी बेस पे हमला कब करता है। जब ये हमला होगा तो ये बड़े लेवल पे युद्ध होगा। दूसरी तरफ यमन ने घोषणा की है कि वो युद्ध में शामिल है। यमन ने अपने टेरिटोरियल वाटर जो उनकी जो समुद्री सीमाएं हैं उससे दूर रहने के लिए कहा है जहाजों को। यदि वहां कोई सीमा उल्लंघन होता है और यमन यदि उस पर हमला करता है तो ये पहली बार होगा कि उधर से अमेरिका तो इधर से यमन युद्ध में शामिल हुआ। कोई भी विश्व युद्ध पहला है या दूसरा है, आप ऐसा ही देखिए, वैसे ही युद्ध की पहले विश्व युद्ध या दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ऐसी ही हुई थी। एक देश ने दूसरे देश पे आक्रमण किया, फिर उसका मददगार उसके मदद के लिए आया, इसका मददगार इसके लिए आया, देखते देखते पूरा विश्व युद्ध के खाई में झोंक दिया गया। क्या ये स्थिति अभी होने जा रही है? इसीलिए सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये इजराइल और ईरान का युद्ध, अमेरिका ने तो एक बार बम करके वापस आ गए और अमेरिका ने कहा भी है कि हमको और कोई युद्ध करना नहीं है, लेकिन यदि ईरान ने हम हमला किया तो फिर हमें उतरना पड़ेगा। तो ईरान क्या अभी हमला करेगा? ईरान ने जो आइडेंटिफाइड टारगेट किए हैं वो यकीनन बहुत पहले से सबको पता है कि अमेरिका यदि कुछ बीच में आता है तो ईरान अमेरिका को परेशान करने के लिए, अमेरिका के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए सबसे पहला जो काम करेगा, जो मिडल ईस्ट में तैनात है, आपके पास मैप भी है, आप यदि मैप दिखा दें। मैं अब दिखाता हूँ आगे। हाँ, मैप लाइए, तो मैप लाइए, मैप के जरिए दिखाएं, सीधा हम उस पर आए। ये देखिए आप, मैप अब आया है। मैप में एक एक करके देखिए, ये बेस 15 साल पुराने बेस हैं मिडिल ईस्ट में, और ये एक बेस नहीं है, कई बेस हैं। ये जो पहला आपको मैप दिख रहा है, इस मैप में देखिए आप, ये कौन कौन से बेस हैं नंबर वाइज देखिए। एक नंबर आप जूम करके भी देख सकते हैं। एक नंबर जो आपको बेस दिख रहा है वो है जॉर्डन। जॉर्डन में है वो मुआफा साल्टी एयर बेस है, एक नंबर। एक नंबर आप बिल्कुल लेफ्ट में चलिए, लेफ्ट में इजराइल के तुरंत नीचे जॉर्डन है, ये कोने में जो दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर, वो है जॉर्डन का एक नंबर मुआफत साल्टी एयरबेस। उसके बाद 2 नंबर चलिए आप, 2 नंबर ऊपर जो बिल्कुल टॉप पर है, बिल्कुल टॉप पर वो दिख रहा है, वो इराक है, 2 नंबर है। इराक का वो बेस है अल असद एयर बेस। उसके बाद नीचे जब उससे आएंगे आप 3, 4, 5, ये 3, 4, 5 ये तीनों कुवैत के एयर बेस हैं, सैन्य बेस। ये अली अल सलेम एयरबेस, अहमद अल जाबिर एयरबेस और कैम आरिफ जान, ये तीनों कुवैत में है। 3, 4, 5 नंबर, जब राइट में ऊपर से 3, 4, 5 जो त्रिकोण सा दिख रहा है आपको। उसके बाद 6 नंबर है, आप दिखेगा 6 नंबर ये है जो सबसे बड़ा एरिया है, ये सऊदी अरब। सऊदी अरब बड़ा देश है पूरा बीच का, वहां पे आपको 6 नंबर दिख रहा होगा। ये 6 नंबर सऊदी अरब में बेस है, इस्कान विलेज एयरबेस। उसके बाद जो देख रहे हैं वहां पर आप निगाह रखिएगा, बहरीन में है, जो 3, 4, 5 का त्रिकोण था उसके नीचे जो दिख रहा है आपको 7, 8, 9, इसमें 7 और 8 बहरीन में है खलीफा बिन सलमान पोर्ट, और 8वां है शाइख ईसा एयरबेस। इन 7 और 8 नंबर, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे मैं जो उस अखबार में आया है, उस अखबार में क्या क्या टारगेट है उस टारगेट पे बताएंगे तो ये मैं काम आएगा वहां। 9 नंबर है कतर में अल उदैद एयरबेस। उसके बाद 10, 11, 12
आपको दिख रहा होगा, ये जो यूएई वाला कॉर्नर है, नीचे आकर के फिर एक कॉर्नर से उठा है, यहाँ पे 10, 11, 12 ये तीनों यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। 10 नंबर अल दफरा एयरबेस, 11 नंबर जेबेल अली पोर्ट और 12 नंबर फुजैरा नेवल बेस। उसके बाद ओमान आता है नीचे, आप जब देखेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सबसे नीचे एकदम साउदर्न एरिया जो है अरेबियन सी, अरब सागर के पास, ये है 13 से लेके 18 तक 6 बेस, सैन्य बेस हैं ओमान में। वो है मुसना एयरबेस, मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राफो मसीरा, अल दुक्म पोर्ट, राफो थम्बरेट और सलाला पोर्ट, ये ओमान में। अब अगला मैप लाइए, अगला मैप लाइए, तब बताते हैं टारगेट एकदम चिन्हित कैसे होगा, बिल्कुल क्लियर हम करेंगे इसमें। ये आपके सामने जो है ना, ये डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट हालांकि पुराना डिप्लॉयमेंट है, लेकिन इस डिप्लॉयमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है। ये 45,000 के आसपास का डिप्लॉयमेंट है, और जो अभी का डिप्लॉयमेंट है आज की तारीख में, वो 40,000 के आसपास का डिप्लॉयमेंट है। तो कुछ बेस से कहीं से 500, कहीं से 800 यही हटे हैं, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। सीरिया में 800 सैनिक हैं बेस पर, जॉर्डन में 3,000 हैं, सऊदी अरब में 3,000 हैं, इराक में 6,000 हैं, कुवैत में, ये सब देखिए मैप और नक्शा झंडे के साथ है, कुवैत में 13,000 है। बहरीन, फिर याद रखिएगा आप ध्यान से, बहरीन में 2 बेस मैंने आपको बताए थे, 7, 8 नंबर। अब फिर बहरीन ध्यान रखिए 7,000 यहाँ पर सैनिक हैं। उसके बाद बहरीन में 7,000 और कतर में 13,000, कतर में 13,000, यूएई में 5,000, ओमान में बेस 6 हैं लेकिन सैनिक 606 हैं। और फिर इधर अफगानिस्तान दिख रहा है। ये तो हो गए एयरबेस, लेकिन अमेरिका नौसेना की 5वीं फ्लीट, जो बहुत बड़ी फ्लीट मानी जाती है, बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित है। यह फ्लीट पूरे मध्य पूर्व फारसी खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर में अमेरिकी नौसेना संचालन की निगरानी करती है। यह एक खाड़ी देश है जो पर्शियन गल्फ में स्थित है और अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। ऐसे में अगर ईरान यहाँ मिसाइल हमला करता है तो सीधे तौर पे अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाएगा। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड चैनल की ओर से ये भी कहा जा चुका है कि अमेरिका सजा का इंतजार करे, क्योंकि अमेरिकी नागरिक और हमारी सेनाएं अब हमारी सेनाओं के निशाने पे अमेरिकी नागरिक है। तो मैंने पहले भी कहा था। हाँ, हुसैन शरीयत मदारी ने जो केहान अखबार में ये लिख दिया, अब उन्होंने लिखा है, अब हमारी बारी है, हम बिना देर किए कार्रवाई करने जा रहे हैं। पहला कदम जिस 5th फ्लीट की बात की, मैं वही मैप छोड़ा है कंट्रोल रूम ने। 5th फ्लीट जो है बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक बेड़े पर मिसाइल हमला और साथ ही होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी, ब्रिटिश, जर्मन और फ्रांसीसी जहाजों के लिए बंद करने जा रहा है। और उस 5th फ्लीट पे, जो 5th फ्लीट आपने बताया है, उस 5th फ्लीट पर, 5वीं फ्लीट पर, ये राजधानी मनामा में है, इस पर अटैक करने की तैयारी में है। अब होर्मुज स्ट्रेट, अगर वो मैप तैयार हो जाए तो लाइएगा, नहीं तो तब तक आप होर्मुज स्ट्रेट का जरा विजुअल प्ले करिए। होर्मुज स्ट्रेट से डेली हजारों की संख्या में, ये होर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी, ये होर्मुज स्ट्रेट आप देखिए, ये है। ये जो आपको चमकते हुए दिख रहे हैं सब, ये लाइट नहीं है कहीं से, या ना ये मिसाइल्स हैं, ये ट्रैफिक है। ये जो है उस होर्मुज स्ट्रेट का ट्रैफिक है। होर्मुज स्ट्रेट जो है वो, अगर फिर नक्शे में हम बताएं तो, फारस की खाड़ी जो ईरान का है, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी जो अभी आपने मैप में देखा था, मैप आएगा तो मैं फिर एक बार दिखा दूंगा। ओमान आपने देश देखा जहां 6 बेस है, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अरब सागर, इनको जोड़ने का काम जो है ये होर्मुज स्ट्रेट करता है। ये आपको दिख रहा होगा होर्मुज स्ट्रेट, ये देखिए, ये जो एक है ना पतला सा नेट, होर्मुज स्ट्रेट, यही जोड़ता है फारस की खाड़ी को अरब सागर से, और फारस की खाड़ी को जोड़ता है ओमान की खाड़ी से। ये होर्मुज स्ट्रेट अगर बंद हो गया, जो कि अब स्टेप जो ईरान से, मैंने ईरान के अखबार के हवाले से बताया है कि हम मनगढ़ंत काल्पनिक कथाएं नहीं कर रहे हैं, ये बंद किया
तो यूरोप से लेके अमेरिका तक एक झटके में, मिसाइल का वाल तो आपको आग उसमें दिखती है, लेकिन इसको बंद करने पे जो तपिश पैदा होगी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उस तपिश में भारत की इकोनॉमी भी झुलसेगी। भारत की बिल्कुल। इकोनॉमी 1.21 लाख करोड़ तो तत्काल करोड़ दांव रुपए। पर है, तत्काल 1.21 लाख करोड़। जितनी जीडीपी दुनिया के बहुत से मुल्कों की नहीं है, उतना तो भारत का तत्काल दांव पर है। ये होर्मुज स्ट्रेट बंद होते ही अमेरिका से लेकर के कुल, हाँ, ये मैप जो छूटा था ये आ गया है। इस मैप में देखिए, ये जो फिफ्थ फ्लीट था वो देखना जरूरी है। ये आपको जो राइट हैंड पर ऊपर दिख रहा है, आपको ऊपर बिल्कुल देखिए, आप थोड़ा सा सेंटर में आइए, जूम करके देख सकते हैं। बहरीन, बहरीन में लिखा है यूएस फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर। ये हेडक्वार्टर है अमेरिका के नेवी के फिफ्थ फ्लीट का। ये सिर्फ अड्डा नहीं है, ये हेडक्वार्टर है। ये बहुत खतरे में है हेडक्वार्टर। सबसे सबसे पहला टारगेट यही हो सकता है। उसके बाद तो मैंने बताया ही था कि जो है वो देखिए, इजमिर सबसे लेफ्ट से शुरू करिए, इजमिर है, फिर इन सर्कलिक है, ऐन अल असद एयरबेस है, कैंप बहरिंग है, कैंप अरिफजान है, कैंप पैट्रियाट कुवैत नेवल बेस, इस्कॉन विलेज एयरबेस, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, थमरेट एयरबेस, कैंप जस्टिस दाफरा एयरबेस, अल उदैद एयरबेस और एरबिल। इन सब में ये पहला है यूएस फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर। अब मैं फिर उस पे आता हूं, जरा होर्मुज स्ट्रेट खोलिए, होर्मुज स्ट्रेट। फिर हम भाव के पास चल रहे हैं अभी, पूरा इस पर इसका जो असर होने वाला है होर्मुज स्ट्रेट वाले विजुअल पे आई। होर्मुज स्ट्रेट भारत के मायने में अगर आप देखें, भारत में करीब 6 से 6.5 लाख बैरल पेट्रोलियम का डेली खपत है, डेली यूज। सोचिए आप लोग, डेली यूज 6 से 6.5 लाख बैरल, 6 से 6.5 लाख बैरल जो आता है भारत में पेट्रोलियम की खपत है, उसमें से 1.5 से 2 लाख बैरल इसी होर्मुज स्ट्रेट से आता है। अब सोचो आप कि 1.5 से मतलब 25% तो फिक्स मान लो कि 25% होर्मुज स्ट्रेट के भरोसे, 25% डाउन होने का मतलब है तेल की कीमतें कहां जाएंगी, पेट्रोलियम की कीमतें कहां जाएंगी। और जो स्थिति, जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, जो भी देश ईरान के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है, ईरान उनकी सुविधाएं तो कतई बंद करने जा रहा है। रसिया बहुत कंफर्टेबल आज की तारीख में भारत के साथ उसके रिलेशन है नहीं। रूस और चीन दोनों, अभी रूस ने कल ही, पुतिन ने कहा था कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदा, ये पुतिन की कल की धमकी, हमने बाइट सुनाई थी आपको। पुतिन ने कहा था अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो बहुत इसके परिणाम भयंकर होंगे दुनिया के लिए। चीन ने कल यूएन में बहुत स्पष्ट कहा था कि रेड लाइन न क्रॉस करें। अब तो क्रॉस कर दी रेड लाइन। अब तक चीन, देखिए, कई बार जब खामोशी होती है तो बड़े तूफान का संकेत होता है। नॉर्मली रिएक्शन तुरंत आते हैं कि रूस चीन तुरंत या कोई भी देश तुरंत बोल दिया। जो सन्नाटा है रसिया और चीन में, ये सन्नाटा ठीक नहीं है। तत्काल रिएक्ट करना कि भाई तत्काल रिएक्शन आ गया होता कि अरे यार कर दिया, इसके बाद मत करना, चलो जो कर दिए कर दिए, तब उसको आप जो है नॉर्मल ले सकते थे कि हाँ ये कह दिया कि चलो कर दिया, इसके बाद मत करना भाई अमेरिका। वो बिल्कुल खामोश हैं। ये खामोशी आने वाले तूफान का संकेत। भाऊ, मैं होर्मुज से लेकर के और सारे नक्शे पे एक एक बेस दिखा दिया है, जो लिखा है ईरान देख में, ईरान के अखबार में कि अटैक देखिए होगा इस। आशीष, आशीष, ये तो मैं नहीं मानता कि ईरान एकदम अमेरिका जाके अमेरिका ईरान की मिसाइलें हिट करेगी, वो तो होगा नहीं। हम्म, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट जहां जहां है वहां वहां ईरान हम्म, हिट करेगा। हम्म, यदि उसने फिफ्थ फ्लीट पे हमला किया, जो उसका सबसे पहला टारगेट दिखाई देता है मुझे, फिफ्थ फ्लीट पे हमला किया तो ये अमेरिकन नागरिकों पे हमला माना जाएगा, हम्म, सीधी बात है। हम्म, लेकिन हम्म, हुर्मुज यदि बंद होता है तो ये भारत के लिए बड़ी, भारत नहीं एशिया के लिए, क्योंकि हम्म, चीन को भी वहां से तेल मिलता है ईरान से, लेकिन चीन के लिए वो खोल देगा रास्ता। चीन और ईरान की एक बाय रोड भी व्यवस्था हुई है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सबसे पहला भारत का, क्योंकि भारत नरोवा कुंजरोवा में बैठा हुआ है।
भारत को जब ईरान को मदद या ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए था, विश्व के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए था, तब भारत वहां से हट रहा है। भारत की अपनी मजबूरी हो सकती है, प्रधानमंत्री की अपनी व्यक्तिगत मजबूरी हो सकती है अमेरिका का साथ देना गौतम अडानी के चक्कर में, वो छोड़ दीजिए। लेकिन कुल मिलाकर यदि हमारे पास, हमारे पेट्रोलियम मंत्री पुरी साहब ने कहा कि 74 दिनों का स्टॉक है, ये 74 दिनों का स्टॉक कब तक पूरेगा? क्योंकि युद्ध की स्थिति में आपको ये पता नहीं कि आने वाला समय ये युद्ध क्या निर्णय ले लेगा, भारत के ऊपर क्या कुछ आंच आएगी, युद्ध की भी बात कर रहा हूँ। ऐसे समय अपने फोर्सेस के लिए भी जो पेट्रोल का और डीजल का स्टॉक होता है, वो भी आपको रखना होगा। आप डे टू डे बेसिस पे स्टॉक लेके नहीं चल सकते। रशिया से आप वैसे ही रशिया से आपने लेना बंद कर दिया मार्च से, वो भी अमेरिका के प्रेशर में, ये रशिया भी जानता है। और रशिया बार बार वार्निंग दे रहा है कि आप अमेरिका के साथ दोस्ती, आपको कहीं अमेरिका युद्ध में नहीं उतार ले। आप एक पोलराइज में अमेरिका के पक्ष में जाके युद्ध करना ना शुरू कर दे। ऐसी स्थिति आज अमेरिका पाकिस्तान को भारत को घेर रहा है। ऐसे में हमको दोनों तरफ से देखना होगा, क्या हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है? 75 दिनों का स्टॉक, जो 71 या 72 75 दिनों का भी समझे हम, वो स्टॉक तो हमारे आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए ही चाहिए। बाकी देश के लिए क्या होगा? हमारे यहाँ के अल्टरनेट प्लान बी बना हुआ है क्या? प्लान बी है तो उसका क्या हमारे पास रिपलकेशन? क्योंकि हमारी सरकार अभी अनगाइडेड मिसाइल जैसी, मतलब होता है ना समुद्र में एक जहाज फंसा हुआ है, पता नहीं उसको कहां जा रहा है, लहरें लेके जा रही है, वैसे हमारी विदेश नीति इधर से उधर ढुलमुल हो रही है। और हरमुज हम बार बार, हम पिछले मुझे लगता है कि 1 महीने से हरमुज पे कहानियां, मतलब वीडियो बना रहे हैं, और लगातार हरमुज हरमुज ये कह रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि ये डरा तो नहीं रहे, लेकिन देखो स्थिति ऐसी आ गई है कि हरमुज बंद होने वाला है। और वो दुश्मन देशों के लिए जहाजों की आवाजाही बंद करेगा। हालांकि वहां पे कुछ जहाज तैनात भी है, यूरोपियन यूनियन के भी है, मतलब ब्रिटेन के है, जर्मनी के है, फ्रांस के है। उनका ये कहना है कि दिन बंद कर दिया तो हम जबरदस्ती खुलवाएंगे। तो जबरदस्ती खुलवाओगे तो ये युद्ध की स्थिति होगी। फिर युद्ध हो ही रहा फिर है, आप अब फिर जबरन ही होगा ना। जबरन होगा, आप युद्ध कर रहा है। किसी भी देश को ये अधिकार है कि वो वहां से जाने देगा या नहीं जाने देगा। व्यापारिक हितों के लिए आप युद्ध करोगे तो ये युद्ध, फिर ये आपका आक्रमण कहा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया जाएगा। और भारत पे जो मैंने 1.2 लाख करोड़ का झटका हमें एक झटके में मिलेगा यदि हरमुज की खाड़ी बंद हो जाती है, स्ट्रेट जो हरमुज का है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए भी चिंता का विषय है, सवाल ऐसा नहीं है। फिर क्रूड की ऑयल, दूसरी बात, ये तो हो गया सप्लाई। अब तेल की कीमतों का क्या होगा? जब तेल की कीमतें बढ़ेगी तो क्या होगा? अभी सिर्फ 10 रुपए कीमत, $10 कीमत बढ़ी है एक बैरल पे, 65 से 75 हो गई है। तो हमें नानी याद आ रही है। एक पॉइंट इसे और भी जोड़िए भाऊ, कि तेल की कीमतें बढ़ना तो छोड़ दीजिए, रूस से हम तेल नहीं ले रहे हैं भाई, अमेरिका ने इतना हड़काया है। बाकी तेल दुनिया में कहाँ है? अमेरिका में है, रूस में है, बाकी मिडिल ईस्ट में है, कुवैत, इराक, बहरीन, कतर, ईरान, सऊदी। अगर मिडिल ईस्ट युद्ध में, और इस भयानक युद्ध में, एक युद्ध होता है कि जैसे खाड़ी में कई युद्ध ऐसे हैं कि 5-5, 6-6 साल चलते थे, कई बार युद्ध। ईरान इराक का युद्ध हुआ था तो सद्दाम के समय में 80s में तो 8 साल चला था, तो वहां चलते रहते हैं। लेकिन जो इंटेंसिटी है युद्ध की, वो मायने रखती है। एक होता है चलो 2 मिसाइल डाला, फिर कल, फिर सुबह होगी तो देखेंगे। जो इंटेंसिटी ईरान इजराइल के इस युद्ध की और अमेरिका की एंट्री के बाद क्या होता है, इस पर तो बहुत सारे भी सवाल हैं। तो ऐसी इंटेंसिटी में तेल कौन देश वहां पे देगा? अगर ये पूरा का पूरा युद्ध का विस्तार हो गया और वर्ल्ड वार जैसी हालत हो गई, तब तो सप्लाई चेन टूट जाएगी। ये भी तो मैंने सप्लाई, जिन देशों के आपने नाम लिए, उसका तेल भी उसी से आता है। हाँ, उसी स्टेट से आता है जो बंद होने जा रहा है। तो तेल देने वाला होगा, लेने वाला होगा, लेकिन आएगा कहां से?
हम्म। सवाल ये है। फिर तेल सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ रही है, देखिए अपने को कीमतें भी देखनी है, क्योंकि हमारे देश पे ऑलरेडी 200 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा है। हम्म। कीमतें बढ़ने का मतलब है हमें और हमारा आयात बिल और बढ़ेगा। साथ में ही यदि युद्ध की स्थिति और भयंकर होती है तो टैंकरों का किराया जबरदस्त बढ़ेगा, हम्म। इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ेगा, हम्म। लॉजिस्टिक के खर्चे बढ़ेंगे, हम्म। और जो लैंडिंग लैंडिंग कॉस्ट होगी हमारे यहाँ क्रूड की, वो भयावह होगी। हाँ। क्या हमारे पास इतना कुशनिंग है कि हम उपभोक्ताओं पे वो जोर नहीं देंगे? और उपभोक्ता पे यदि ये तेल की कीमतें बढ़ी हुई पास ऑन होती है तो उपभोक्ता का मरना तय है, क्योंकि जो अभी जो चल रहा है उसी में उपभोक्ता की स्थिति ऐसी की तैसी हुई। हम्म। अभी तेल की कीमतें जो है भारत में बहुत ज्यादा सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है। हम्म। और हमारे यहाँ महंगाई का जो मुख्य कारण है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये सबसे बड़ा कारण है। हम्म। कई सारी चीजें को देखना होगा। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बार बार कह रहे हैं, आर्थिक रूप से ये हमें बहुत बड़ा आघात पहुंचाने वाला है। आर्थिक रूप से भी फंसे हुए हैं और सामरिक रूप से भी फंस भी जाएंगे फंसे अगर हुए ये हैं। युद्ध फैल गया। जिस वर्ल्ड वार की आशंका जताई जा रही है, तो सामरिक दृष्टि से भी, क्योंकि भारत आज की तारीख में, देखिए इस विषय पर हम हालांकि अलग चर्चा करना चाहते थे, लेकिन फिर भी मैं चर्चा इसको कर देता हूँ भाऊ आखिर में। सामरिक रूप से क्यों कर रहे हैं? अगर ये युद्ध चीन और रूस, अब चीन और रूस पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, बहुत कुछ, सब निगाह उधर ही। चीन और रूस अगर आए सामने तो ये वर्ल्ड वार की शक्ल ले लेगा। वर्ल्ड वार में अपने निकट दुश्मन पर सबके सब अटैक करते हैं, अपने निकट दुश्मन को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। आप फर्स्ट वर्ल्ड वार देख लीजिए, सेकंड वर्ल्ड वार देख लीजिए, कि उस पॉकेट में कौन दुश्मन है। वो वहां नहीं जाते हैं लड़ने के, सब जाएंगे लड़ने के लिए अपने अपने घर से तलवार लेकर फारस जाएंगे लड़ने। फारस नहीं, वो आसपास। वर्ल्ड वार इसीलिए होता है कि पूरी दुनिया फैल जाता है, दो खेमे होते हैं, निकटस्थ शत्रु को निपटाते हैं। भारत की स्थिति आप जरा कल्पना कीजिए, हमारे बहुत बुरी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें आप कहा खड़ा आप किया आप आप देखिए, पाकिस्तान, चाइना, है। हाँ। म्यांमार, हाँ। भूटान, हाँ। बांग्लादेश, हाँ। नीचे आइए लंका, हाँ। सारा चाइनीज इन्फ्लुएंस्ड है। सब कंप्लीट ए टू सब जेड जगह 100। चाइना ने टेक ओवर कर लिया है। ये हमारी सबसे बड़ी विफलता है। दूर दराज जापान था, लेकिन जापान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया जब हाँ। एफएटीए की लिस्ट में बात हुई तो। हाँ। हाँ। हम्म। हम उसको भी नहीं कर पा रहे। नहीं, अगर मान लिया कि वर्ल्ड वार की सिचुएशन में, डिवीजन में जापान अमेरिका के साथ जाएगा और नहीं नहीं, भारत हम जो आज रहा है अमेरिका के साथ, लेकिन जापान खुद को बचाएगा कि हमें बचाएगा? जापान हमें नहीं बचाने की नहीं, क्यों आएगा? हम चारों तरफ से घेर। जापान जापान पाकिस्तान के साथ हो जाएगा ना, हाँ। वो हमारे साथ क्यों आएगा? हाँ। तो ये स्थिति वही करे कि हमारी, ये तो इसलिए मैं खाली चल चाहिए, अलग विषय है पूरा। हाँ। कुल हाँ मिलाकर बाबू। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका खेमे में है। हाँ। हम कौन से खेमे में हैं? हम्म। पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में है तो हम अमेरिका के खेमे में कैसा? सीधी सीधी बात है। दुश्मन का दोस्त तो अपना दुश्मन होता है, दुश्मन का दोस्त अपना दोस्त कैसा? नहीं, सब तो पूछ करके जो तो है साहब। सामरिक दृष्टि से हम बहुत पूरी तरह से घिरे हुए हैं। आर्थिक दृष्टि से ये युद्ध हमें बहुत मार देने वाला है। और विदेश नीति में ये सारी बातें इसलिए हो रही है कि विदेश नीति पूर्ण रूप से ढुलमुली नहीं गई, बिल्कुल पटरी से उतर के खाई में गिर गई। खाई में, देखिए ऐसी स्थिति में तमाम देशों में हलचल है। भारत में मोदी जी और जयशंकर दोनों सन्नाटे में है। मोदी जी तो बाकायदे चुनाव प्रचार में हैं। वो चुनाव प्रचार में उनको, क्योंकि बिहार जीतना है, हम्म। किसी को इजराइल जीतना है, किसी को ईरान जीतना है, किसी को दुनिया जीतना है। मोदी जी को बिहार का चुनाव जीतना है। चुनाव जीत जाए, बाकी कोई कहीं हमला करे। खैर, हमको इजाजत दीजिए, अभी बहुत
महत्वपूर्ण कुछ डेवलपमेंट्स बचे हुए हैं, क्योंकि एक में करेंगे तो 1.5 घंटे का बाकी चैनल जैसे हो जाएगा लाइव, तो इसलिए अभी हम रुक रहे हैं। हम आएंगे, बीच में हो सकता है 10-12 मिनट का ही वीडियो भाऊ का सोलो ही आए, उसमें कुछ चीजें और खुल जाएंगी। ठीक है, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद, सुबह से आज लगे हैं आपके, धन्यवाद, नहीं 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 नमस्कार। बिल्कुल।